दोस्तों हम लोग आ चुके हैं वापस अपने वीडियो में और आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में। कल हमने सीखा था कि किस तरीके से हम टास्क बार में जो स्टार्ट मेन्यू होता है उसका यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम जो ऐप्स है उसको एक्सेस कर सकते हैं और हमारा जो ये टास्क बार है इसमें कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ये जितने भी वाईफाई, ब्लूटूथ, एरोप्लेन मोड, इन सभी के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था। आज हम लोग देखने वाले हैं ये जो आपके सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। और इसी डेस्कटॉप में अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ माउस का तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। ध्यान रहे जब मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ माउस में तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने आते हैं और इन्हीं सभी ऑप्शंस का यूज़ हम किस तरीके से करेंगे और क्या क्या इसका एक्चुअल में यूज़ होता है ये हम लोग देखने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जितने भी आप ऐप्स देख रहे हैं ये सभी सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट्स होते हैं। अगर आप कोई भी ऐप का शॉर्टकट यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो आपको जाना है सिंपल सा स्टार्ट मेन्यू में। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद आप जाएंगे ऑल ऐप्स में। ऑल ऐप्स में आकर के आपको देखना है कि आप कौन से सॉफ्टवेयर का या ऐप का शॉर्टकट बनाना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं बनाना चाहता हूँ यहाँ पे शॉर्टकट कैलकुलेटर का, कैलकुलेटर में मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद में आप जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे आपके सामने कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, इसका मतलब है कि स्टार्ट मेन्यू में इसको पिन किया गया है कैलकुलेटर में। अब ये पिन ऐप क्या है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जितने भी पिन ऐप होते हैं वो यहाँ पे शो करते हैं। आप जैसे देख रहे होंगे कैलकुलेटर को यहाँ पे पिन किया गया है। तो मैं ऑल ऐप्स में गया, ऑल ऐप्स में आकर के जब मैं कैलकुलेटर में राइट क्लिक कर रहा हूँ तो इसी को ये शो कर रहा है अनपिन फ्रॉम द स्टार्ट। जैसे अगर आप इसमें अनपिन में क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ही स्टार्ट मेन्यू से अनपिन हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं वापस ऑल ऐप्स में। ऑल ऐप्स में आकर के मैं ये चाहता हूँ कि जो कैलकुलेटर का ये जो आप देख रहे हैं इसको मैं पिन कर सकूँ टास्क बार में। और सेकेंड चीज़ मुझे क्या करना है, डेस्कटॉप में इसको मुझे शॉर्टकट बनाना है। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मैं मोर ऑप्शन में जाता हूँ तो आप देख रहे होंगे पिन टू टास्क बार का ऑप्शन यहाँ आ चुका है। ये हमारा जो बॉटम पोर्शन में देख रहे हैं इसको पूरा टास्क बार बोला जाता है। तो इसमें अगर मैं पिन टू टास्क बार में क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे ये पिन होकर के आ गया। अब अगर मुझे इसी ऐप का शॉर्टकट डेस्कटॉप में बनाना है तो डेस्कटॉप में इसका शॉर्टकट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल से इस कैलकुलेटर का जो ये दिख रहा होगा आपको आइकॉन, इसको बस आपको होल्ड करना है। यहाँ पे होल्ड कैसे करेंगे, आपका जो माउस है उसके लेफ्ट बटन से और होल्ड करके हम इसको लेके जाएंगे डेस्कटॉप में और डेस्कटॉप में जा करके बस यहाँ पे छोड़ देंगे। आप देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप में इसको छोड़ा तो ये आप देख रहे होंगे इसका शॉर्टकट बन चुका है। अब चाहे तो आप इसको रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करने के लिए आपको बस राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे जो अल्फ़ाबेटिक दिख रहा है इसी को हम लोग रीनेम बोलते हैं। रीनेम करने के लिए आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का जो कीबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है उसका शॉर्टकट बटन F2 आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लोग फंक्शन की के नाम से भी जानते हैं। F2 बटन में जैसे प्रेस करता हूँ आप देख रहे होंगे यहाँ पे रीनेम हो चुका है। ये रीनेम का ऑप्शन आ रहा है। सेकंड मेथड क्या है, राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करके यहाँ पे आइए रीनेम में। रीनेम में क्लिक करके बस आपको क्या करना है, इसको रीनेम कर देना है। तो जैसे आपने रीनेम किया तो आप देख रहे होंगे कि कैलकुलेटर का ये जो आइकॉन है यहाँ पे बन चुका है। अगर मैं इसमें डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि कैलकुलेटर ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी ऐप का शॉर्टकट डेस्कटॉप में बना सकते हैं। अब उसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं कि डेस्कटॉप में अगर मैं राइट क्लिक करता हूं तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन आते हैं इसका हम लोग यूज़ किस तरीके से करते हैं। आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है वो व्यू का ऑप्शन है। व्यू मतलब जितना भी यहाँ पे आप आइकॉन देख रहे हैं इन्हीं आइकॉन का साइज़ अगर आपको बढ़ाना है या कम करना है, इसको ग्रिड वाइज अरेंज करना है तो आप ये सारा चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ, व्यू ऑप्शन में जाता हूँ तो आप देख रहे होंगे अभी स्मॉल आइकॉन सिलेक्टेड है। जैसे मैं मीडियम आइकॉन में क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी आइकॉन्स है उसका साइज़ बढ़ चुका है। और अगर मैं इसी को जाकर के व्यू को लार्ज आइकॉन करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लार्ज आइकॉन में चेंज हो चुका है। फिलहाल मैं इसको स्मॉल आइकॉन में ही रख देता हूँ। उसके बाद में व्यू पे अगर हम लोग जाते हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑटो अरेंज आइकॉन्स, तो ये क्या करेगा, जितने भी आइकॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं इन सभी को हम लोग आइकॉन्स बोलते हैं। ये जितने भी आइकॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं ये ऑटोमेटिकली अरेंज कर रहा है जो आपका कंप्यूटर है। आप चाहते हैं कि इसमें से किसी भी आइकॉन को आप पकड़ के, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कैलकुलेटर का जो आइकॉन दिख रहा है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेटर का आइकॉन जो दिख रहा है, इसको मैं चाहता हूँ कि यहाँ कहीं पे रख सकूँ। तो इसको रखने के लिए आप देख रहे हैं कि जैसे मैं इसको इस पोर्शन में ले करके जा रहा हूँ ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक पोजीशन शो कर रहा है। ये क्यों कर रहा है, क्योंकि हम
अभी इसमें ऑटो अरेंज में सिलेक्ट किए हुए। अगर मैं ऑटो अरेंज को बंद कर देता हूँ और उसके बाद में कैलकुलेटर के इस आइकॉन को लेकर के जाता हूँ इस पोजीशन में, तो आप देख रहे होंगे कि ऑटोमेटिकली ही उस पोजीशन में अरेंज हो चुका है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं, व्यू में जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइन आइकॉन टू ग्रिड। ग्रिड मतलब क्या होता है, ये एक तरीके का पैटर्न होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का, उनके बीच में जो जगह बचता है। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ अगर करता हूँ और यहाँ नीचे से भी अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि इन दो लाइनों के बीच में ही हमारे सारे ऐप्स आ रहे हैं। मैं इस ऐप को पकड़ के यहाँ पे नहीं मूव कर सकता, ना ही नीचे मूव कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इन ऐप्स को आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर पाएँ, जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि इस वाले पोजीशन में एग्जैक्टली जहाँ मैं मतलब माउस का कर्सर रखा हूँ उसी पोजीशन में ये मूव हो जाए, उसी पोजीशन में ही चला जाए, तो इसके लिए आपको ग्रिड का ऑप्शन बंद करना होगा। व्यू में आते हैं, व्यू में आकर के और अलाइन आइकॉन्स टू ग्रिड को मैं बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद में जब मैं इसको पकड़ के अगर किसी भी पोजीशन में छोड़ूंगा वो उसी पोजीशन में ही अरेंज हो जाएगा। आप अगर देख रहे हैं कि यहाँ पे जो तितली नज़र आ रही है उसके जस्ट ऊपर मैं इसको रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ईजिली मैं रख सकता हूँ। लेकिन अगर यही जो है अलाइन आइकॉन्स टू ग्रिड अगर मैं करता हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि ये सिर्फ एक ग्रिड में ही मूव कर सकता है, एग्जैक्टली उस पोजीशन में आप इसको नहीं रख सकते। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है और इसी तरीके से आप किसी भी आइकॉन को अरेंज कर पाएंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ये है शो डेस्कटॉप आइकॉन्स का। शो डेस्कटॉप आइकॉन्स, ये अगर आप इसको डिसेबल कर देते हैं तो आपके डेस्कटॉप में जितने भी आइकॉन्स हैं, जितने भी शॉर्टकट्स हैं, वो नज़र नहीं आएंगे। जैसे कि मैं इसको अगर ऑफ कर देता हूँ तो आप देखेंगे जितने भी आइकॉन्स हैं अब ये नज़र नहीं आ रहा है। अगर मुझे इसको वापस लाना है तो फिर से इसी में आकर के मुझे क्लिक करना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सॉर्ट बाय का ऑप्शन है। सॉर्ट मतलब क्या होता है, अरेंज करना वन बाय वन। मतलब अगर मैं जैसे कि आप देखे होंगे जब आप स्कूल में जाते थे तो आपका जब अटेंडेंस आता था तो वो एक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आता था। जैसे कि पहले अनुज आया, फिर उसके बाद अंजलि आ गई, फिर उसके बाद में ए से पहले आया, फिर बी से आया, इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आता था। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग बोलते हैं। मतलब एक तरीके से सॉर्टिंग हो रहा है नेम के अकॉर्डिंग। अब उसी में अगर मैं ये बोलूँ कि भाई आप जब परेड वगैरह में जाते थे तो उस टाइम पे आपको हाइट के अकॉर्डिंग खड़ा किया जाता था, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हाइट के अकॉर्डिंग। तो हाइट का यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन एक साइज़ के अकॉर्डिंग है। अगर उसी को ये बोला जाता कि जिसका वजन ज़्यादा है वो पहले आ जाओ और जिसका वजन कम है वो बाद में जाओ, तो इस तरीके से अगर बोला जाता तो हम इसको बोल सकते थे साइज़ के अकॉर्डिंग, या वेट बोल सकते थे यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट है आइटम टाइप। आइटम टाइप में क्या हो जाता है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ ऐप्स रखा हुआ है और कुछ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे फाइल्स है। तो अगर मैं इसकी सॉर्टिंग आइटम टाइप करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले जो है हमारा रिसाइकल बिन आ रहा है, फिर फोल्डर्स आ रहे हैं, उसके बाद में कुछ हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आ रहे हैं, उसके बाद में फिर ऐप्स आ रहे हैं। तो ये आइटम के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे डेट मॉडिफाइड है। ये डेट मॉडिफाइड का जो ऑप्शन है, जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं तो ये उसी के अकॉर्डिंग ही इसको अरेंज कर देता है। जैसे देखिए, जैसे अभी मैंने कैलकुलेटर को यहाँ पे क्रिएट किया था, या अभी हाल ही में मैंने इसको क्रिएट किया है, तो डेट के अकॉर्डिंग शो कर रहा है। उसके पहले मैंने ये इमेज यहाँ पे लगाया था, उससे पहले एडोब प्रीमियर प्रो का जो ये एप्लीकेशन है इसको मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था, तो ये डेट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे इसको सॉर्ट कर रहा है। उसके बाद में आप देख रहे होंगे रिफ्रेश का यहाँ पे आइकॉन दिख रहा है। तो जो रिफ्रेश है इसको हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि कोई जैसे यहाँ पे कैलकुलेटर लिखा हुआ है, इस कैलकुलेटर में मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। जैसे मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, कैलकुलेटर 2 इसको कर लेता हूँ और इंटर करता हूँ। तो मान लो कि अगर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, हमें इसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश कहने का मतलब कि इसमें चेंजेस शो करने लगे, तो इसके लिए सिंपल सा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, रिफ्रेश बटन आप यूज़ कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की आपके कीबोर्ड में F5 बटन होता है। अगर आप F5 बटन प्रेस करते हैं तो ये जो है रिफ्रेश ऑटोमेटिकली वहाँ पे होने लगता है। उसके बाद में नेक्स्ट आप देख रहे होंगे अंडू रीनेम का ऑप्शन दिख रहा है। ये क्या करेगा, जैसे अभी हमने रीनेम किया इसको, कैलकुलेटर को मैंने कैलकुलेटर 2 किया, अब अगर आप इसी को अंडू करेंगे तो पहले जैसा हो जाएगा। अंडू का मतलब होता है पहले जैसा, और रीडू का मतलब होता है कि आपने अगर कोई भी चेंजेस कर दिया, अंडू कर दिया, वापस से आप उसके बाद में आपको लग रहा है कि नहीं करना चाहिए था, तो यहीं पे आपको एक रीडू का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अंडू जैसे आप इसको करते हैं तो आप देखेंगे कैलकुलेटर 2 था वो कैलकुलेटर में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद आप देखेंगे रीडू का ऑप्शन आ गया। तो रीडू में जैसे आप क्लिक करते हैं तो देखो मैंने कुछ चेंजेस किया था वो वापस से आ गया।
तो इस तरीके से अंडू और रीडू का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। अंडू के लिए जो शॉर्टकट बटन होता है कंट्रोल के साथ में Z बटन प्रेस करते हैं, और रीडू के लिए जो शॉर्टकट बटन होता है कंट्रोल के साथ में Y बटन आप प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से अंडू और रीडू का हम लोग ऑप्शन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में देखते हैं न्यू का जो ऑप्शन है। यहाँ पे आपको कोई भी अगर फाइल क्रिएट करना है, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, चाहे नया एक फोल्डर ही क्यों ना बनाना हो, आप इस न्यू वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इस न्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे ढेर सारे ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं। अगर मुझे नया फोल्डर बनाना है तो मैं न्यू में आकर के फोल्डर में क्लिक करूँगा। आप देख रहे हैं हमारे सामने एक फोल्डर आ चुका है। अब इसके में मैं जो चाहे वो लिख सकता हूँ। इसको लिखने के लिए आप सिंपल सा टाइप कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा, देन उसके बाद इंटर प्रेस कीजिए, तो ये आपका फोल्डर बनके तैयार हो चुका है। अब उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि यहीं पे ही मैं किसी तरह का वर्ड फाइल क्रिएट करूँ, तो आप देखेंगे नीचे आकर के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है। इसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ना कुछ नाम दे देता हूँ, इंटर करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट इसमें क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। तो न्यू में आकर के आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग फाइल टाइप न्यू क्रिएट करने का ऑप्शन आपको शो कर रहा है। नया फोल्डर क्रिएट करने का शॉर्टकट बटन होता है कंट्रोल शिफ्ट और एन। कंट्रोल शिफ्ट और एन आप जैसे ही प्रेस करते हो आपके कीबोर्ड में, ये ऑटोमेटिकली न्यू फोल्डर क्रिएट कर देता है। मैंने शॉर्टकट क्या बताया, कंट्रोल शिफ्ट और एन बटन। आपको ये तीनों बटन एक साथ प्रेस करनी है, तो जैसे आप इसको प्रेस करते हो न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाता है। अगर आप से एक साथ यहाँ पे प्रेस करते नहीं बन रहा है तो आप कंट्रोल बटन पहले प्रेस कीजिए, कंट्रोल को दबा के रखना है, फिर शिफ्ट बटन प्रेस कीजिए, अब इन दोनों बटन को दबा के रखना है और बस एन बटन प्रेस कीजिए। आप देखेंगे कि न्यू फोल्डर बनके तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से इजी मेथड से आप नया फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद में देखते हैं डिस्प्ले सेटिंग। तो डिस्प्ले सेटिंग में कई सारे ऑप्शंस होते हैं, इसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर में बात करूँगा। पर्सनलाइज में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। AMD सॉफ्टवेयर यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसमें जो मेरा ग्राफिक्स लगा हुआ है मेरे लैपटॉप में, उसमें से एक ग्राफिक्स का ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। एक और ग्राफिक्स है यहाँ पे NVIDIA का, तो उसका ऑप्शन कहाँ पे शो करता है अभी मैं आपको बताऊँगा। ओपन इन टर्मिनल, जैसे आप ओपन इन टर्मिनल में क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का स्क्रीन नज़र आता है। पहले जब आपका यूज़र इंटरफेस, जैसे आप जो यूज़ कर रहे हो, आपके यहाँ पे ऐप्स आ रहे हैं और यहाँ पे आपका स्टार्ट मेन्यू आ रहा है, कुछ टास्क बार दिया हुआ है, वाईफाई का ऑप्शन आ रहा है, तो ये जितने भी इंटरफेस आपको दिए गए हैं जिसमें आप आसानी से जा करके क्लिक करते हो और ये आपके लिए आसान बन जाता है, तो इसी को ही यूज़र इंटरफेस बोला जाता है। लेकिन पहले के टाइम में, पहले के जनरेशन में इस तरीका का यूज़र इंटरफेस नहीं होता था। तो उस समय जो भी कंप्यूटर यूज़ किए जाते थे उसमें टर्मिनल का ही यूज़ किया जाता था। चाहे किसी भी तरह का फोल्डर क्रिएट करना हो, चाहे किसी भी तरह का यहाँ पे वर्क करना हो, चाहे फाइल्स को कॉपी करना हो, मूव करना हो, हर एक काम आपके यहाँ पे टर्मिनल्स में किए जाते थे। इसको कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि अगर देखिए मुझे अगर यहाँ पे किसी भी तरह का फोल्डर क्रिएट करना है तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू में जाता हूँ, फोल्डर में क्रिएट कर देता हूँ। ये एकदम शॉर्टकट मेथड है, जल्दी हो जा रहा है। और शॉर्टकट चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एन बटन प्रेस कर दे रहे हो। लेकिन अगर आप पहले के टाइम पे देखें तो टर्मिनल में किस तरीके से फोल्डर क्रिएट किया जाता था। तो ओपन इन टर्मिनल में कर लेता हूँ। अभी आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में हूँ और मैंने जैसे आपको बताया था इसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। तो डेस्कटॉप में अगर मुझे किसी भी तरह का फोल्डर क्रिएट करना है तो फोल्डर को पहले के टाइम पे डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए डायरेक्टरी। तो ये जो डायरेक्टरी आप देख रहे हैं इसी को ही हम लोग फोल्डर के नाम से जानते हैं। तो इसका शॉर्टकट मेथड होता था उस टाइम पे MD मतलब हो जाएगा इसका फुल फॉर्म मेक डायरेक्टरी, और उसके बाद में मैं कुछ भी नाम डाल देता हूँ। जैसे मैं डाल देता हूँ कुणाल, डाला और उसके बाद में बस इंटर कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट हो गया, ये दिखा रहा है कुणाल के नाम से। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे एक कुणाल के नाम से फोल्डर आ गया है। चलिए एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए कहीं भी आपको चलिए इस बार मैं ज्योति नाम से एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। आप देख रहे होंगे कहीं पे भी एक ज्योति नाम का फोल्डर नहीं बना है। मैं वापस से आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ओपन इन टर्मिनल में आता हूँ और यहाँ पे बस मैं लिखता हूँ MD मतलब मेक डायरेक्टरी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ज्योति। मुझे जिस नाम से फोल्डर बनाना है मैंने वो डाल दिया, बस इंटर प्रेस किया। आप देखेंगे ज्योति का नाम का जो फोल्डर है वो बन के तैयार हो चुका है। चलते हैं वापस डेस्कटॉप में और डेस्कटॉप में आकर के देखेंगे, देखिए यहाँ पे ज्योति नाम से फोल्डर बन चुका है।
तो इस तरीके से पहले के टाइम पे ये सारे डायरेक्टरीज को बनाना, उसको कॉपी करना, ये सभी काम किया जाता था। ये टर्मिनल हम कैसे यूज़ करते हैं इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम लोग इस ऑप्शन के बारे में समझते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं कि और क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद है। तो वापस से आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे शो मोर ऑप्शंस दिख रहे हैं। शो मोर ऑप्शंस दिखने का मतलब कि यहाँ पे कुछ भी अगर छूट गया है तो उसको आप शो मोर ऑप्शन में जा करके देख सकते हैं। ये शो मोर ऑप्शन जो है विंडोज़ 11 के पहले नहीं मिलता आपको, विंडोज़ 11 के बाद ही आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। तो शो मोर ऑप्शन में मैं जैसे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे इस तरीके का जो इंटरफेस है ये आपके हर एक पुराने कंप्यूटर में आपको दिखेगा, चाहे वो विंडोज़ 7 हो, विंडोज़ 10 हो या उसके पहले का वर्जन। तो आप जैसे देख रहे थे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था AMD सॉफ्टवेयर का यहाँ पे दिख रहा है। और एक और जो मैंने बताया था मेरे लैपटॉप में जो ग्राफिक्स लगा है NVIDIA कंट्रोल पैनल, ये दिया हुआ है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग बात करते हैं, राइट क्लिक में जैसे करता हूँ डिस्प्ले सेटिंग का, तो हम लोग चलिए देखते हैं डिस्प्ले सेटिंग को और समझते हैं कि इसमें कितने तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं और इसका यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो डिस्प्ले सेटिंग में मैं आ गया। डिस्प्ले सेटिंग में आते ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आता है। ये जो इंटरफेस है आप कई अलग अलग जगह से भी इसका यूज़ कर सकते हो, मतलब जितने भी ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं वो अलग अलग जगह से भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले ऑप्शन में आने के बाद आपको ब्राइटनेस एंड कलर का ऑप्शन नज़र आता है। इसमें सबसे पहले आप देख रहे होंगे ब्राइटनेस दिया है, एडजस्ट द ब्राइटनेस ऑफ द बिल्ट इन डिस्प्ले, मतलब जो बिल्ट इन डिस्प्ले लगा हुआ है उसमें ब्राइटनेस को आपको अगर कंट्रोल करना है तो आप इस बार का यूज़ करके कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे ब्राइटनेस बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, कम होते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन आपको ये नज़र नहीं आएगा क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। स्क्रीन में ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा नहीं होता, ब्राइटनेस कम या ज़्यादा होता है आपके LED में जो भी आपका डिस्प्ले लगा हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे नाइट लाइट दिया हुआ है, यूज़ द वार्मर कलर्स टू हेल्प द ब्लॉक ब्लू लाइट। सिंपल सा बता रहा है कि ब्लू लाइट को अगर आपको रोकना है और वार्मर कलर यूज़ करना है। वार्मर मतलब क्या होता है, गर्म जैसा कलर, यानी कि थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का कलर, थोड़ा सा येलोइश कलर अगर आपको यूज़ करना है तो आप यहाँ पे सिंपल सा नाइट लाइट में क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है जितने भी ब्लू कलर की जो लाइट थी वो जा चुकी है और येलो कलर की लाइट यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं तो HDR मोड दिया गया है। HDR मोड में मैं जैसे ही जाता हूँ, जाने के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे HDR मोड का यूज़ किस तरीके से करना है उसका एक सैम्पल वीडियो दिखाया गया है। आप देख रहे होंगे सामने से मतलब लाइट आ रही है और यहाँ से एक पर्सन चलते हुए जा रहा है। आपने कभी कैमरा यूज़ किया होगा, तो जब कभी भी हम कैमरा से सनलाइट को शूट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी डार्क आ जाता है, और आप जब HDR मोड यूज़ करते हैं किसी भी कैमरे का तो इस पोजीशन में क्या होता है कि आपका यहाँ पे जितना भी लाइट है उसको वो बैलेंस कर देता है और ऑब्जेक्ट को भी शो करता है। मैं वीडियो प्ले करके आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे HDR मोड जैसे ऑन है तो सनलाइट को भी वो दिखा रहा है और साथ ही साथ यहाँ से पर्सन जो जा रहा है उसको भी शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि दोनों को ये बैलेंस करता है। उसके बाद में आप देखेंगे नीचे हम लोग आते हैं तो आप देख रहे होंगे कि मेरे इस डेस्कटॉप में एक ही डिस्प्ले, इंटरनल डिस्प्ले ही लगा हुआ है। उसके बाद में डिस्प्ले की कैपेबिलिटीज़ देखते हैं कि मेरा जो लैपटॉप में डिस्प्ले है उसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है। तो HDR ये वीडियो स्ट्रीम कर सकता है, मतलब कि अगर कोई भी वीडियो होगा उसको HDR मोड में दिखा सकता है, मतलब लाइट को बैलेंस करते हुए, लेकिन ये HDR यूज़ नहीं कर सकता। HDR मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इसमें कुछ शूट करता हूँ या इसको मैं दिखाना चाहता हूँ लाइट को बैलेंस करते हुए, तो यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन वीडियो स्ट्रीमिंग को ये सपोर्ट करता है। उसके बाद में डिस्प्ले कैलिब्रेशन का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इसमें कैलिब्रेट करना चाहते हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कैलिब्रेट का ऑप्शन दिया गया है। जैसे मैं इस कैलिब्रेट में क्लिक करता हूँ तो उसके बाद में आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्क्रीन नज़र आ रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो इस साइड में, राइट साइड में आप देखेंगे कि ये जो माउंटेन है वो क्लियरली विजिबल है, लेकिन हमारे इस लेफ्ट साइड में देखेंगे तो जो बिल्डिंग की डिटेल्स है वो कम होती जा रही है। जैसे मैं इधर आता हूँ तो आप देखेंगे कि बिल्डिंग की डिटेल्स प्रॉपर नज़र आ रही है, लेकिन माउंटेन की डिटेल यहाँ से चली जा रही है। तो इसी को हमको कैलिब्रेट करना होता है, और कैलिब्रेट जैसे हम करते हैं अपने अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि बिल्डिंग्स की डिटेल भी दिख रही है और यहाँ पे माउंटेन का भी डिटेल दिख रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि अब ये दोनों सही हैं, तो हम वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो कैलिब्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में बैटरी ऑप्शंस आपको नज़र आते हैं।
जो बैटरी ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे ऑप्टिमाइज फॉर द बैटरी लाइफ आपको दिख रही होगी और ऑप्टिमाइज फॉर द इमेज क्वालिटी है। अगर आप ऑप्टिमाइज फॉर द इमेज क्वालिटी करोगे तो आपका जो बैटरी है वो काफ़ी जल्दी ड्रेन होगा, लेकिन आपकी जो इमेज क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतरीन आएगी। लेकिन अगर वहीं पे अगर आप ऑप्टिमाइज फॉर द बैटरी लाइफ करते हैं तो इमेज क्वालिटी यहाँ पे घट जाती है और आपकी जो बैटरी लाइफ है लैपटॉप की वो काफ़ी बढ़ जाती है। उसके बाद में वीडियो प्लेबैक का ऑप्शन आता है। जैसे मैं वीडियो प्लेबैक में क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे होंगे फिर से वही जो HDR का ऑप्शन था वो ओपन हो चुका है। तो मैं इसको फिर से यहाँ पे नहीं बताने वाला, HDR का ऑप्शन तो आपको एक बार बता चुका हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, डिस्प्ले का ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो जैसे मैं डिस्प्ले में क्लिक करता हूँ तो डिस्प्ले में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है HDR हमने देख लिया। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है स्केल एंड लेआउट। तो स्केल एंड लेआउट में क्या होता है, जैसे आप देख रहे होंगे कि ये जो मेरा स्क्रीन है आपको क्लियरली विजिबल होगा और 125% में मैं इसको रखा हूँ तभी आप इसको देख पा रहे हैं, अदरवाइज आपको ये फ़ॉन्ट काफ़ी छोटा नज़र आता। अगर मैं इसको कम करना चाहता हूँ तो 100% में जैसे मैंने क्लिक किया आप देखेंगे स्क्रीन का साइज़ काफ़ी कम हो चुका है और ये आपको अब छोटा छोटा नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ 150% करता हूँ तो आप देखेंगे कि काफ़ी बड़ा बड़ा यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट साइज़ नज़र आ रहा है। इसको मैं 125% में ही रख लेता हूँ। उसके बाद में डिस्प्ले का रिजोल्यूशन है। जैसे आपको आपके मोबाइल में भी जो रिजोल्यूशन आता है वो 4K 8K में आता है और यहाँ पे HD में दिया हुआ है 1920x1080 पिक्सल्स का इसका रिजोल्यूशन है। आप चाहें तो यहाँ पे कम रिजोल्यूशन में सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जितना आप कम रिजोल्यूशन सिलेक्ट करेंगे उतना ही यहाँ पे आपका जो क्वालिटी है वो कम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे डिस्प्ले का ओरिएंटेशन। हमारा अभी लैंडस्केप है। लैंडस्केप कैसे बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक, मतलब लेफ्ट से लेकर के राइट तक ये जो आपका विथ नज़र आ रहा है इसी को हम लोग लैंडस्केप बोलते हैं। अगर मैं इस विथ को, जैसे कि आप मान लीजिए कि मैं एक पेपर रखा हुआ हूँ A4 साइज़ का और उसको इसी तरीके से विथ वाइज देख रहा हूँ तो ये हमारा लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है। और अगर इसी डिस्प्ले को मैं सीधा खड़ी ऐसे कर दूँ, मतलब ये जो विथ है वो इस तरीके से वर्टिकल आ जाए, तो हमारा ये जो है ओरिएंटेशन चेंज होकर के इसको पोर्ट्रेट बोलेंगे। नेक्स्ट उसके बाद में देखते हैं मल्टीपल डिस्प्लेस का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। जो मल्टीपल डिस्प्ले है, कभी कभी हमको डिस्प्ले शेयर करनी पड़ती है। जैसे आप कभी चॉइस सेंटर या कैफेटेरिया में गए होंगे तो वहाँ पे आपको दिखता है कि अलग से एक मॉनिटर लगा करके रखा जाता है ताकि वो जो पर्सन है वो फॉर्म फिलअप कर रहा है और उसके डिटेल्स आपके सामने नज़र आए। अगर आप डिस्प्ले प्लग इन करते हो और डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे डिटेक्ट अदर डिस्प्ले का ऑप्शन यूज़ करके कर सकते हैं। अगर वायरलेस डिस्प्ले है तो आप इस वाले मतलब ऑप्शन से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एडवांस डिस्प्ले का ऑप्शन। तो एडवांस डिस्प्ले में मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ आप देख रहे होंगे डेस्कटॉप मोड आपको शो कर रहा है। ये आपका जो है पिक्सल्स को शो करता है, 1920x1080 पिक्सल्स है और 144 हर्ट्ज का ये डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है। रिफ्रेश रेट क्या होता है कि जैसे मैं इसमें मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, मैक्सिमाइज़ कर रहा हूँ या कुछ भी मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जिसमें एनिमेशन लगा हुआ है, तो ये जो एनिमेशन है काफ़ी मुझे स्मूथ नज़र आता है, स्मूथ चल रहा है इस तरीके से। तो ये 144 हर्ट्ज की वजह से ही नज़र आ रहा है। अगर मैं इस रिफ्रेश रेट को कम कर देता हूँ, जैसे मैंने अभी 60 हर्ट्ज पे कर दिया, तो अब आप देखेंगे तो ये काफ़ी स्मूथ नज़र नहीं आएगा। तो अगर आपको स्मूथ रखना है तो ये जो हर्ट्ज है या रिफ्रेश रेट है इसको आपको बढ़ाना होता है। तो इस तरीके से हम रिफ्रेश रेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में आते हैं ग्राफिक्स का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो ग्राफिक्स में जैसे आता हूँ तो उसके बाद में आपके पास यहाँ पे ढेर सारे ऐप्स का ऑप्शन खुल जाता है और कौन से ऐप में आपको कौन सा ग्राफिक्स यूज़ करना है ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सभी ऐप्स का ऑप्शन यहाँ पे नज़र नहीं आता है। अगर आपको ऐड करना है तो आप ब्राउज फीचर में जा करके ऐड कर सकते हैं। इसका एक नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको अभी बताऊँगा। डिस्प्ले ऑप्शन हमने अभी लगभग क्लियरली इसको यहाँ पे बात कर लिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, राइट क्लिक करता हूँ, डिस्प्ले सेटिंग हमने देख लिया। अब उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है पर्सनलाइज का। तो जैसे ही मैं पर्सनलाइज में क्लिक करता हूँ आप देख रहे होंगे हमारे पास बैकग्राउंड का ऑप्शन है, कलर्स का ऑप्शन है, थीम्स, डायनेमिक लाइटिंग, लॉक स्क्रीन, इस तरीके से ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो जैसे ही मैं बैकग्राउंड में यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ढेर सारे वॉलपेपर्स चेंज करने का ऑप्शन नज़र आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कलर्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। कलर्स में मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे मोड यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। जैसे कि आपके मोबाइल में भी डार्क मोड और वाइट मोड होता है, तो यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। लाइट मोड अगर मैं करता हूँ तो आप देखेंगे सभी तरह से ये वाइट हो चुका है और टास्क बार भी वाइट हो चुका है। जैसे मैं इसको डार्क मोड में करता हूँ
तो आप देखेंगे कि जितना भी मतलब थीम था वो डार्क हो चुका है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट दिख रहा है, मतलब जितना भी यहाँ पे आपके एक्सप्लोरर हैं, जो भी आप ऐप यूज़ कर रहे हो, वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट नज़र आता है। अगर मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल बंद हो जाती है। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ये नज़र आता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो बटन है और जितने भी थोड़ा बहुत जो कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये अभी सिलेक्टेड कलर्स ही नज़र आ रहे हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं इसमें रेड यूज़ किया तो आप देखेंगे यहाँ पे बटन का कलर भी चेंज हो चुका है और बाकी कलर्स भी इसी के अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कस्टम कलर्स का ऑप्शन है। अगर आपके पास चाहते हैं जो भी कि इसमें से कोई भी कलर आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग कलर सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो कस्टम कलर में जाकर के आप अपने अकॉर्डिंग कलर यहाँ से बना सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में देखते हैं शो एसेंट कलर ऑन स्टार्ट और टास्क बार दिया हुआ है। जो भी आप कलर सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या उसको टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू में दिखाना है? अगर आप दिखाना चाहते हैं तो बस इसको ऑन कर दीजिए, यह ऑटोमेटिकली ही वहाँ पे अप्लाई हो जाता है। ये आप देख रहे होंगे नीचे टास्क बार का कलर चेंज हो चुका है। अगर आप इसको नहीं दिखाना चाहते, आप इसको बंद कर दीजिए, टास्क बार का कलर ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीसेट हो जाएगा। उसके बाद में शो द एसेंट कलर्स ऑन टाइटल बार्स एंड द विंडो बॉर्डर्स। यहाँ पे विंडो जो बॉर्डर है इसमें शो करना है, टाइटल बार में शो करना है, तो आप इसको ऑन रखिए, अदरवाइज आप इसको बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में देखते हैं, नेक्स्ट आप देखेंगे थीम्स का ऑप्शन है। थीम्स में मैं जैसे ही जाता हूँ तो अभी आप देख रहे होंगे मेरे पास ये वाला जो थीम है इसको मैंने अप्लाई करके रखा हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग इस थीम को चेंज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल में अलग अलग तरह के थीम्स होते हैं, आप यहाँ से उस थीम्स को चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद में आपको जैसे कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। वॉलपेपर चेंज करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। साउंड्स चेंज कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक में कुछ साउंड आता है। और उसके बाद में जैसे मैं अगर कुछ ओपन कर रहा हूँ, विंडोज़ आपका स्टार्ट हो रहा है, साउंड्स को आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। माउस का कर्सर चेंज करना चाहते हैं तो बस माउस कर्सर में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे विंडोज़ डिफ़ॉल्ट सिस्टम स्कीम सिलेक्टेड है, इसमें मैं चाहता हूँ कि कुछ ब्लैक कलर का रखा जाए, तो इसमें देखते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर दिया हुआ है और इस सिस्टम स्कीम ब्लैक मैंने सिलेक्ट किया और थोड़ा सा लार्ज रख लेता हूँ। अब उसके बाद में बस अप्लाई करके ओके करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे मेरा जो माउस का कर्सर है ये चेंज हो चुका है। इसके अकॉर्डिंग मैं इस माउस के कर्सर को चेंज कर सकता हूँ। ये जो माउस का कर्सर है आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें से कोई भी आप माउस का कर्सर रख सकते हैं। अगर आपको किसी अलग तरीके का आइकॉन रखना है, आपको कुछ फ़नी रखना है, कुछ पेन का आइकॉन रखना है, तो आप यहाँ से ब्राउज़ करके उस आइकॉन को सिलेक्ट करके आप उस कर्सर को रख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको विंडोज़ डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले आइकॉन सेटिंग नज़र आ रहे हैं। जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ, आप देख रहे होंगे कि कंप्यूटर का आइकॉन, रिसाइकल बिन का आइकॉन और यूज़र फाइल्स, ये तीनों जो चीज़ें हैं वो डेस्कटॉप में नज़र आता है। अगर मैं उसके अलावा कंट्रोल पैनल भी यहाँ पे देना चाहता हूँ, नेटवर्क सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अगर मुझे इनमें से किसी भी आइकॉन को चेंज करना है तो मैं चेंज आइकॉन में जा करके यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा आइकॉन इसमें रखना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से आइकॉन्स को चेंज कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रिस्टोर जो डिफ़ॉल्ट है अगर आप करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है जो भी डिफ़ॉल्ट मेन्यूज़ है। अप्लाई करके ओके करेंगे, ये अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो भी इसके बाद में आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, लॉक स्क्रीन, टेक्स्ट इनपुट, स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार, फ़ॉन्ट, डिवाइस यूसेज, इसके अलावा जो राइट क्लिक करने के बाद में जो भी ऑप्शंस आपको नज़र आते हैं AMD सॉफ्टवेयर का और उसके अलावा NVIDIA कंट्रोल पैनल का, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।